अगर कोई नतीजा नहीं निकला, सब चीजें क्लियर पाई गई, तो मैं छाती तोड़ कर कह रही हूं, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मुझे पूरे भारत के सामने लाइव चलाइएगा मेरे फांसी को, और मुझे फांसी पर लटका दीजिए कि तुम एक गलत महिला हो, तुमने गलत आरोप लगाया है, राज्य को बदनाम किया है, बीजेपी पार्टी के सरकार को बदनाम किया कि मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आज मैं प्रधानमंत्री जी आपसे मैं चीख कर, चिल्ला कर, बिलक कर, रो कर कह रही हूं, अरुणाचल को बचा लीजिए, अरुणाचल राज्य के जनता को बचा लीजिए, अरुणाचल के भोले भाले लोगों को बचा लीजिए। ये कुछ 50-60 चोरों के हाथ में हमारा जीवन, हमारा भविष्य सेफ नहीं है। हमें इनसे बचाइए, इन दानवों से बचाइए। मैं सड़क पर आ चुकी हूँ। क्यों आई हूँ सड़क पर? इस भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए। तो अची गांबो, आप जानते हो कि मैं इतने साल से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ रही हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ। अपना सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। उसके बाद जब कोई विकल्प नहीं बचा, तो आज मैं पैदल यात्रा करके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आज मैं 2400 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकली हूँ, पद यात्रा कर रही हूँ। सुबह शाम आप मुझे देख रहे हो। तो आज के इस माहौल में, इस स्थिति में आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने कुछ साल पहले के मीटिंग को और अभी के हाल फिलहाल के फोटो को जोड़ के आपने इतना अच्छा एडिटिंग किया कि लोगों के सामने पूरा खाना, तैयार खाना बना के परोस दिया कि बस आओ खाओ। ये क्या होता है? अची बचाओ बचाओ कब किया है? तची गंबो तारा, तुमको हम कब किया है अची बचाओ बचाओ बोल के? मेरा मैसेज में एक भी लाइन, एक भी वर्ड तुम लोगों ने देखा या मैंने बोला ही क्या अची बचाओ बचाओ बोल के? जिसको मैंने भैया माना, आज मैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रही हूँ इस मंच से, क्योंकि मैंने भैया माना तुमको, भैया माना, रेस्पेक्ट किया तुमको। मैंने घर में अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया तुमको, अपने हाथों से चाय बनाकर परोसा, और तुम कहते हो एंटी क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल के प्रेसिडेंट। किस चीज का तुम करप्शन का कंट्रोल का प्रेसिडेंट हो? ची गंबो तारा, तुम साले पेमा खंडू के घर में तुम पोटी साफ करके बेच रहे होंगे। अभी तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की, मुझसे बात करने की। जिस बहन ने तुमको दिल से भैया माना, धर्म भैया माना, तुम्हारी इज्जत करी, और आज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? 2400 किलोमीटर पैदल मैं क्यों चली हूँ? क्या मेरे बेटे के लिए? क्या मेरे पति के लिए? ना मैं अपने आप एक अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, एक आभूषण लेने के लिए, ना क्या के लिए? किसके लिए चल रही हूँ? समाज के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे राज्य के लोगों के लिए, मेरे अपने भाई बहनों के लिए, तुम सब के लिए, तची गंबो तारा, तेरे बच्चों के भविष्य के लिए, सब के लिए मैं चल रही हूँ। सब लोग कृपया करके खड़े हो जाइए और सावधान पोजीशन में खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम अपनी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र को समर्पित करें। तो हम अपनी राष्ट्रगान से शुरुआत करेंगे। आप सब प्लीज सावधान पोजीशन में खड़े हो जाइए, सावधान। वैसे मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी भी दवाई लेके रखी हूँ, तो दवाई लेने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई मधुमक्खी के चट्टे में मैं घुस गई और मधुमक्खी ने मुझे काट दिया है। ना नाक से मुझे कुछ खुशबू या बदबू कुछ भी सूंघने को नहीं आ रहा है, कान ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आंखें ठीक से दिख नहीं रही है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, और शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, उल्टियाँ पे उल्टी हो रही है, उसके बाद पेट का भी हाजमा खराब है। इतनी सारी परेशानियां हैं शरीर में कि गिनाना बहुत लंबा हो जाएगा। और जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ा उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय
जय जय जय हे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। विश्राम। पिछले कुछ बहुत लंबा अरसा हो गया, लंबा गैप हो गया, हमें परमिशन नहीं मिलने की वजह से हमारे धरने को पूरा 8 दिन का विराम लग गया। 12 तारीख को हुई थी, फिर आज 20 तारीख में। तो इस बीच में जितने दिन विराम लगे, इस बीच में बहुत सारे हमारे समर्थक, खास करके अरुणाचल प्रदेश से जितनी भी माताएं हैं, जो माताएं घर चलाती है, जो माताएं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, जो माताएं अपने पति के लिए खाना बनाती है, अपने पति का कपड़ा धोती है, घर परिवार संभालती है, जिससे एक समाज की शुरुआत होती है, उन स्त्रियों से भारत देश में माताओं की बड़ी ऊंची दर्जा है। चाहे वो कोई भी देवी माँ हो, देवी सरस्वती हो, देवी लक्ष्मी हो, चाहे वो दुर्गा माता हो, माँ काली हो, कोई भी हो, हमारे देश में, हमारे महान भारत देश में देवियों की बड़ी ऊंची स्तर में पूजा होती है। चाहे वो माँ कामाख्या ही क्यों ना हो, हम हर देवी को पूजते हैं। तो आज हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को समर्थन देने के लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश से 8 देवियां आज हमारे बीच पहुंच चुकी है। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए एक बार। हमारी भारत देश की राजधानी, दिलवालों का शहर दिल्ली में हम आ पहुंचे हैं। तो यहाँ इतनी जल्दी मेरी छुट्टी नहीं होगी। ऊपर वाले से भी मैं दुआ करती हूँ कि मुझे और कुछ दिन मुझे मोहलत दिया जाए, वक्त दिया जाए, ताकि मैं अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अगर मैं अपने लोगों के लिए भी कहूँगी तो गलत होगा, अपने लिए, क्योंकि मैं इस देश की निवासी हूँ और मुझे पूरा हक है। मैं एक इंडियन होने के नाते, हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में मेरा अपना क्या राइट है। आज हमारे बीच में, जैसे अभी हमने बताया, बहुत सारी माताएं आई है, तो उन माताओं का आशीर्वाद और उनका प्यार हमारे बीच में, हम बाद में उनके हर एक माताओं के अपने अपने उनके शब्दों से हम सुनेंगे कि वो क्या सोच करके और कैसे, किस तरीके से यात्रा करके, कैसे वो अरुणाचल से यहाँ दिल्ली तक आज के इस हमारे जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। तो बारी बारी के से एक एक माताओं को अपना शब्द प्रकट करने का मौका दिया जाएगा। उससे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत में मैंने प्रण लिया है, अपने आप से प्रतिज्ञा किया है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी और जब तक सांसें चलेगी तब तक मेरी आवाज गूंजती रहेगी, जब तक मेरे गले में आवाज होगी मैं इसको और ज्यादा और जोरों शोरों के साथ मैं चीखती रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी, जब तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं होता। और जिन मांगों को लेकर के हम, जिन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर प्रस्थान किए हैं अपने राज्य से, पिछले 8 दिन के गैपिंग में अरुणाचल में बहुत सारे कार्टून सड़क पर निकल के आ रहे थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून मैंने देखा। कुछ लोग मीडिया पे आ रहे थे, टोपी पहने, चश्मा पहने, ताली पीठे पीते, ताली तोके तोके तोको शीतल का नाम लेकर के बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे। मैंने इतने दिन से चुप्पी इसलिए साधी थी कि वो नमूना, उनका नाम भी लेना मैं अपने मुंह का अपमान समझूंगी। ऐसे नमूने भी, ऐसे कार्टून भी हमारे भारत माता के धरती के ऊपर बोझ बनकर अभी तक लोग जी रहे हैं। मुझे बहुत घृणा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अफसोस की बात है, ऐसे लोगों को कभी मैंने अपनी जिंदगी में कोई जगह दी थी। अपने घर में, अपने परिवार में मैंने उसको अपने भैया का दर्जा दिया, मैंने अपना परिवार का हिस्सा माना और मैंने हमेशा उसकी इज्जत करी, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह के 5 बजे वो मेरे घर के दरवाजे का घंटी बजाते थे तो मैं उठ करके अपनी नींद और अपनी भूख को त्याग करके उसके लिए मैं पानी लेती थी, चाय बनाती थी, उनके लिए मैं नाश्ता बनाती थी। ऐसे लोग भी हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बहुत दुख के साथ मुझे आप सबको ये बताना पड़ रहा है, जितने भी मेरे अरुणाचल प्रदेश के, जितने भी मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले, आप सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, अलग अलग जिले में हो, आप सब मुझे पहले कभी, मुझसे कभी प्रैक्टिकली नहीं मिले और मुझे नहीं जानते, फिर भी आप कोने कोने से, गांव गांव से निकल करके
जहां पर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल की नेटवर्क नहीं है, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आप लोग जहां नेटवर्क रीचेबल है वहां पहुंचकर आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो, हमारे मुहिम को फॉलो कर रहे हो। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आप सबके मन में बहुत बड़ी सवाल चल रही थी कि इतने दिन से हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी दीदी तको शीतल चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये क्या चक्कर है। जैसे आप सबको पता है, जब हम अरुणाचल से निकले, हम असम से होके गुजर के आए, उसके बाद हम बंगाल पहुंचे, बंगाल के बाद हम बिहार पहुंचे। जब मैं बिहार में, मिडिल ऑफ द बिहार में, जब हम लोग सब टीम पद यात्रा करके पैदल फुट मार्च करके आ रहे थे, उसी बीच एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ, एक माइनट्स ऑफ मीटिंग वायरल हुआ, जिसमें चेयरमैनशिप ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आबो गेगोंग अपांग जी का नाम था। उसके साथ में कुछ लोगों का हस्ताक्षर वायरल हुआ। उसके बाद मुझसे कई लोगों ने सवालात किए, कई लोगों ने उसका मीम्स बनाया, कार्टून बनाया, और कुछ मीडिया चैनल्स ने भी मुझसे ओवर टेलीफोनिक मुझसे क्लियरेंस मांगा। तो हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध एक चैनल है अरुणाचल का, अरुण भूमि, अरुण भूमि के संपादक एडिटर इन चीफ श्री तकम सोनिया जी ने मुझे ओवर टेलीफोनिक पूछा कि ये जो माइनस वायरल हो रहा है मैडम, इसका क्या मतलब है, आपका इस बारे में क्या कहना है, उसने मुझसे पूछा। उनके सवालों को जवाब देते हुए बिहार से मैंने उनको जवाब दिया कि ये जो माइनस है ये 2018-19 का है, क्योंकि 2019 में हमारे वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा और लोकसभा एक साथ हुए थे। तो विधानसभा चुनाव से पहले, जैसे आप सबको पता है, पूरे अरुणाचल को पता है, मैं पहले राजनीतिक दल में रहा करती थी। मैं खुद ही ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट थी अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद में मैंने तृणमूल कांग्रेस को, जब हमारे वहाँ एक ट्रेंड है, आप चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव के समय में, किसी भी पार्टी से आप टिकट ले लो, चुनाव कॉन्टेस्ट करो, और चुनाव जीतने के बाद आप उसी पार्टी में भाग जाओ जो पार्टी पावर में है, रूलिंग में है। तो ये एक बहुत पुराना ट्रेंड है। इसके चलते तृणमूल कांग्रेस ने भी 2009 में 5 विधायक जिताकर लेके आए थे, लेकिन वो 5 विधायक 2 साल भी नहीं टिके हमारे साथ। जुम्मा 1.5 साल के बाद वो फिर, उस समय कांग्रेस का राज्यकाल था तो वो कांग्रेस में भाग गए। इस तरीके से जब हर बार ऐसा होता है तो कोई भी राजनीतिक दल का एक जो है डिमोरलाइज हो जाता है स्टेट में, कि हम पार्टी स्थापना करेंगे, लोगों को टिकट देंगे, लोगों से कॉन्टेस्ट करवाएंगे, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन यही लोग जीतने के बाद फिर दोबारा उसी पार्टी में भाग जाते हैं, तो फिर फायदा क्या है। ये सोच करके हमारे यहाँ से बहुत सारे पार्टियों ने कोशिश की, ऐसा नहीं है। आज के डेट में आरजेडी का भी है अरुणाचल में, जेडीयू का है, एनपीपी का है, और हमारा अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, पीपीए, तो एक पार्किंग लॉट बन गया है। इसलिए पार्किंग लॉट बन गया है क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक हो तो आप डायरेक्टली बीजेपी में जंप नहीं मार सकते थे। तो आपने टेक्निकली क्या रास्ता निकाला, कांग्रेस से चल के आप पीपीए में 2 महीने के लिए रुके हैं, वहां पे थोड़ा सा आपने जलपान किया, रुका, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद आप बीजेपी के ट्रैक में आ गए। तो सिर्फ आपने पीपीए को एक पार्किंग लॉट बना दिया। तो इसके वजह से जब मैं तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उसके बाद मेरे 5 विधायक भागकर कांग्रेस को चले गए, तो ममता जी को भी बहुत निराशा हुई, और वो बहुत निराशाजनक मूड में वो हमारे पार्टी को कोऑर्डिनेशन नहीं दे पा रही थी, और वो खुद भी बंगाल में बिजी थी। उस वक्त ममता दीदी मुख्यमंत्री भी नहीं थी, वो हमारे भारत देश के रेल विभाग के, रेल मंत्रालय के वो रेलवे मंत्री थी, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि सारे विधायक भाग गए और ममता दीदी निराश हो गई, तो मैं अकेली तो शीतल तृणमूल कांग्रेस को कहाँ तक ले जाऊंगी, जिसका मुझे दूर दूर तक भविष्य मुझे बहुत कम दिखा। तो मैंने अपने हाथों से अंडर माय साइन एंड सील मैंने पार्टी को, अरुणाचल स्टेट यूनिट टीएमसी को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे ही अपने, वो मेरी मजबूरी थी राजनीति में आना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, क्योंकि मेरा जो है बचपन से ही मेरा एक शौक रहा है, मैं समाज के कार्य में हमेशा मैं आगे आती हूँ। कुछ भी समाज में उल्टा सीधा होता है तो मैं उसका विरोध करने के लिए आगे निकल कर आती रहती थी। तो लोगों ने कहा कि आपको राजनीति ज्वाइन करना चाहिए, राजनीति आना चाहिए, तो मैं मजबूरी में राजनीति में आई थी।
हालांकि 2 बार चुनाव लड़ी और मैं हार गई, और उस स्थिति में मेरा हारना वो स्वाभाविक था, वो तय था, क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं थे। आज जितने लोग जागरूक हो चुके उतने लेवल में जागरूक नहीं थे, और लोगों को समझने की, सोचने की समय भी नहीं थी। सिर्फ पार्टी इन द रूलिंग, पार्टी इन द पावर, जो पार्टी रूलिंग में होते हैं, जो पावर में होते हैं, उसी को लोग मानते थे और उसी को सच मानते थे। वो जो दिखाते, जो सुनाते, उसी को सच मानते थे। तो इसके चलते मेरी अपनी लाइफ की पॉलिटिकल जर्नी में मुझे वो पार्टी डिसॉल्व करना पड़ा। उसके बाद मैं एक स्टेट की फॉर्मर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मर प्रेसिडेंट बन के, मेरी स्टेटस, मेरी पहचान अरुणाचल में यही है। तो उसके चलते ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसको हम द लिविंग लेजेंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, अबो गेगोंग अपांग जी, वो 23 ईयर्स उसने अरुणाचल को चीफ मिनिस्टर बन के चलाया है। उसने एक बार बोला 2019 के इलेक्शन से पहले कि बेटी, तुम एक अच्छी विजनरी लीडर हो, तुम्हारी एक अच्छी मतलब क्षमता है तुम में कि तुम अपने राज्य को, अपने लोगों को, अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहती हो, लोगों के भलाई के लिए सोचती हो। क्यों ना हम ऐसा करें, ना हम बीजेपी में रहे ना कांग्रेस में रहे, हम अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। हम अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम अपने ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए हम काम करें। ये उनका सुझाव था। उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया, हम सबको आमंत्रित, यहाँ तक कि पीपीए के प्रेसिडेंट श्रीमान कापा बेंगिया जी को भी उन्होंने वहां पे बुलाया था, और पीपीए के जो सेक्रेटरी जनरल कालिंग जेरंग जी है वो भी आए थे। हमारे राज्य के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग थे वो आए थे, जो कि बीजेपी में नहीं है और जो कांग्रेस में नहीं है, वो लोग आए थे। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चला, हम बार बार मिले, एक दिन की वो मीटिंग नहीं थी, सप्ताह भर चला, महीना भर चला। उसके बाद हम उस नतीजे पर पहुंचे थे कि चलो हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। उसके लिए हमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम स्टेट इलेक्शन कमीशन से फॉरवर्डिंग लेटर भी लेने गए थे। वो कोई अनऑफिशियल बात नहीं थी, वो पूरी ऑफिशियल थी। हमने सोशल मीडिया में भी उसको पूरा पब्लिसिटी किया था, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। तो बाद में वहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन से फॉरवर्डिंग लेटर लेने के बाद हमने आबो आपांग जी को रिक्वेस्ट किया। मेरा बच्चा छोटा था, 1 साल का ही था मेरा बेटा, तो हमने उसको बोला कि 1 साल भी नहीं हुआ था मेरा बच्चा, हार्डली 3-4 महीना का ही था। तो आबो आपांग जी को बोला कि आप दिल्ली जाइए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा के, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के लेके आइए। हमने उसको भेजा था। आबो आपांग यहाँ दिल्ली पहुंचे। उसके बाद 2019 के इलेक्शन से पहले जब वो वापस लौटे तो वो स्टेट का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के, बल्कि वो ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के साथ मिलके, उनका एक पार्टी है जेडीएस बोल के। जेडीएस का फुल फॉर्म क्या है? जनता दल सोशलिस्ट। आई डोंट नो मोर अबाउट दैट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने कभी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जेडीएस के ऊपर। मैंने आबो आपांग जी को जब वो लेकर आए तो मैंने अपने शब्दों में साफ मना कर दिया कि मुझे किसी भी कोई भी बाहर वाले पार्टी के साथ मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं टीएमसी में रह चुकी हूँ, शरद पवार जी के एनसीपी में भी मैं रह चुकी हूँ, तो जितने भी, और मैं बीजेपी में खुद में रह चुकी हूँ। बीजेपी में रह करके झाड़ू पकड़ के हमने सड़क सड़क स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल, गांव गांव जाकर के मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया है। मैंने खुद बोला है कि मुझे अरुणाचल में कांग्रेस मुक्त अरुणाचल चाहिए, तो इसलिए बीजेपी के ऊपर मुझे भरोसा था। उसके बाद में अपना जो नरेंद्र मोदी जी है, हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके लेक्चर सुनने के बाद, उनके स्पीचेस सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि हम अभी एक बहुत ही ऊंची लेवल में उड़ान भरने वाले हैं, हमारा भारत देश। और कितने साल से, पिछले 75 साल से शायद जिस योद्धा का हमें इंतजार था वो यही है, महापुरुष, महान व्यक्ति हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो यही सोच करके जब बीजेपी हमारे अरुणाचल में, बीजेपी जब एस्टैब्लिशमेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बीजेपी के संघर्ष के दिनों में मैं बीजेपी में थी, बीजेपी के साथ थी। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, तो मैंने देखा कि वही लोग सिर्फ कपड़े बदल गए, उनके झंडे बदल गए। पहले वो तो बीजेपी में जब वही भ्रष्ट लोग, करप्टेड लोग जब आ गए
तो मैंने बीजेपी, बाद में मैंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं रहूंगी, तो बीजेपी से भी मैंने नमस्कार कर लिया, छुट्टी मांग ली। उसके बाद मैं घर पे ऐसे एक कॉमन सिटीजन बन के, आम महिला बन के मैं जी रही थी। उस बीच में अपांग जी ने जब ये बोला तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो बाद में अपांग जी जब जेडीएस लेकर आ गए तो मैंने आबो अपांग जी को साफ लफ्जों में मना कर दिया कि आबो मैं जेडीएस में नहीं रह सकती, आप अपना कीजिए, हम बस एक वोटर बन के, एक सिटीजन बन के हम रहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहेंगे। ये मेरा डिसीजन था। उसके बाद जेडीएस के मंच में मुझे कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी, उसके बाद में हमारा आने मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो कि एक आने जर्जुमते जी, वो जेडीएस के पार्टी से वो लोकसभा सीट में आई थी। दुर्भाग्यवश वो हमारी बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छी नेत्री है, बहुत ही अच्छी वो महिला नेत्री है, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं दिया, मैंने उसको वोट नहीं किया। मैंने वोट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट को वोट किया, ताकि नरेंद्र मोदी जी देश की प्रधानमंत्री बन सके और देश को उन्नति कर सके, देश को प्रगति की राह में ले जाए। उस मीटिंग के माइनट को लेकर के, ये मेरे मोबाइल में है, मैं अभी दिखाऊंगी आप सबको। उस मीटिंग के माइनट को लेकर के एक तरफ वो माइनट डेट का हेराफेरी हुआ है, डेट का और साल का हेराफेरी हुआ है। उस मीटिंग के माइनट को एक तरफ रख के दूसरी तरफ ये तिची गांबो तरा, ये तिची गांबो तरा ने अपंग साहब के साथ खुद का सेल्फी लिया हो, ये किसी और का क्लिक किया वाला फोटो नहीं है, ये अपना ऐसे करके सेल्फी लिया वाला है। कोई और क्लिक करता है तो फोटो का स्टाइल अलग होता है, सेल्फी का अलग होता है। जब इस माइनट के साथ इसको 2022 का दिखाया गया, 20 अगस्त 2022 का दिखाया गया, जबकि वास्तविकता में ये 2019 की मीटिंग की है। तो इस पे छेड़खानी की गई और उन्होंने अपना सेल्फी साथ में डाल के, अपंग साहब, यहाँ नावम तगम जी और ये अपंग साहब का बेटा और ये जेडीएस की महिला प्रेसिडेंट, सबका फोटो जब यहाँ पे इस तरीके से बनाकर सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ, तो मैंने बिहार से इस तेची गांबो तारा जी को मैंने ये पूछा, अपने निसी लैंग्वेज में लिखा, अच्छी सी हो गए ये ना पुतोंगम वायरल मपान, मतलब अच्छी मतलब भैया, सी हो गए मतलब ये क्या है, ये ना पुतोंगम वायरल मपान मतलब आपका फोटो कैसे वायरल हो रहा है। ये मैंने उसको 10 सितंबर 2022 को बिहार से पूछा, मैसेज किया। उन्होंने मैसेज देखा, ब्लू लाइन अभी भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब जब नहीं आया तो मैंने सोचा कि फिर मैं पैदल चल रही थी, थकी हुई थी, बहुत परेशानी थी। फिर 11 तारीख को मैं कुछ नहीं बोली, 12 तारीख के रात को मैंने इसको ये लंबा चौड़ा उसको मैंने मैसेज लिखा। जब तिची गांबो तारा जी का फोटो वायरल हो गया तो मुझे इतना पता था कि ये काम तिची गांबो तारा जी का है, कोई और तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सेल्फी वायरल हुआ है और उनका सेल्फी वायरल हुआ है और मुझे बदनाम कर रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ऑल यहाँ लिखा गया है, ऑल इज प्लान बाय गेगोंग अपांग, अपांग जी का नाम को इसमें जोड़ा गया है, साथ में लिया गया। तो मुझे पता चल गया ये गांबो जी कर रहे हैं, जिस गांबो को मैं अच्छी कहती हूँ, मैं अच्छी मानती हूँ। मेरे हस्बैंड का वो लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है और एक ही इलाके से है। हर सुबह शाम हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं, उस बंदे को जब मैं इस पद यात्रा के लिए निकली थी, मैं 24 को निकली तो 23 के शाम मैंने उसको फोन किया, 23 के शाम मैंने उसको फोन किया और मैंने बोला, अच्छी गांबो, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले पैदल जा रहे हैं, दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं, चलो हम भी साथ चलते हैं। क्योंकि वो खुद एक क्या एंटी क्राइम एंड करप्शन क्या है उसका मुझे वो अच्छा से समझ में, एंटी करप्शन कुछ क्राइम कंट्रोल का वो प्रेसिडेंट है स्टेट में, ऐसा एक संगठन का। तो मैंने कहा तुम्हारा भी लड़ाई करप्शन से है, हमारा भी लड़ाई करप्शन से है, और ये लोग करप्शन को लड़ते हुए जब दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे, एक मुहिम पे निकले, तो क्यों ना हम जाकर साथ दें, उनका समर्थन करें, चलिए चलते हैं। मैंने उसको इनवाइट किया 23 के शाम को, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ, मेरा हेल्थ खराब है, मैं तो पैदल नहीं जा पाऊंगा, और तुम भी एक महिला हो बहन, तुम कैसे जाओगी।
मैंने बोला आची, मन में अगर ठान लिया जाए, इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, डिटर्मिनेशन हो क्यों नहीं जा सकते, चलिए चलते हैं। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप पैदल जाइए, मैं फ्लाइट से तुम्हारे हस्बैंड तागम के साथ दिल्ली पहले जाऊंगा और जंतर मंतर से परमिशन निकालूंगा और वहां पे तुम्हारे लिए स्टेज सजाकर मैं इंतजार करूंगा, तुम लोगों के लिए अरेंजमेंट मैं करूंगा, क्योंकि करप्शन से लड़ना हमारा ड्यूटी है। तो तुम पैदल जाओ, मैं फ्लाइट से आके दिल्ली में सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा। ये गांबो जी का कहना था। मुझे लगा हमारे टीम में है, हमारे साथ में परिवार जैसा है, तो ठीक है। अगर उनको सेहत की प्रॉब्लम है, प्लस वो 50 प्लस है उनका एज, मैं 40 प्लस हूँ तो वो 50 प्लस है, तो मैंने सोचा चलो उनके सेहत की हाल को मद्देनजर रखते हुए चलो ठीक है, तब तो उनको फ्लाइट से आने दीजिए, मैं पैदल जा रही हूँ। 23 के रात को उनसे बात होने के बाद 24 के दिन मैंने आसाम में इन लोगों को, मेरे भाइयों को, बहादुर सेनानियों को मैंने वहां पे ज्वाइन किया, विश्वनाथ चारियाली और चुतिया के बीच में। उसके बाद मैं चल रही थी। जब बिहार पहुंचे तो ये फोटो जब वायरल हुआ, मैं समझ गई ये तेची गांबो तरा का काम है, क्योंकि अपांग साहब के साथ उन्होंने सेल्फी लिया वाला सेल्फी कैसे सोशल मीडिया में आ गया। तब मैंने 12 सितंबर को उनको मैसेज लिखा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो लिखा वो मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा, डियर आची, you did not reply me since yesterday and now everybody is blaming and fingering at me. Achi, I really respected you as my own elder brother, and every time I thought you are one of my best brother. No matter you are Techi by title and I am Toko by title, but I always treated you as my blood brother and I am still respecting you. But Achi, please, in the name of Lord Jesus Christ, have mercy on your own younger sister. As you know very well that I am really fighting against corruption since many years, and I had spent my all money and landed property also for court case against corrupted leaders of our state. And now, no option left, only to walk from Arunachal to Delhi by foot march for final justice. Even I invited you to walk along with me, but you said you are having health issue. So I agreed with you and I move on lonely by myself to join with AAC team there at Assam Biswanath Chariali. You know everything and you are watching day and night. I am walking by foot march. I am suffering lot many times. My health condition also not supporting, but I keep on moving till I have to reach my destination in spite having many difficulties by knowing fully everything. My dear Achi Gambo, you can't cheat on me. That is my belief and trust in you. And I pray Almighty Lord Jesus to save us from such critical juncture. Yours ever sincere younger sister, Toko Sheetal. ये मैंने 12 सितंबर 2022 को उनको लेटर लिखा। ये लेटर बहुत ही सेंटीमेंट के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही सीरियस मूड में आंसू बहाते हुए मैंने उसको इसलिए लिखा। आप लोग बाखूबी अंग्रेजी समझते होंगे। मैंने अपनी इस लंबी चौड़ी लेटर में उसको मैंने लिखा, बड़े भाई, मैंने आपको इनवाइट किया था मेरे साथ फुट मार्च करने के लिए। आपने बोला था कि आपका तबीयत खराब है, आप नहीं चल सकते, तो मैं मान करके मैं पैदल चल रही, मैं निकल गई और मैं पैदल चल रही हूँ। जबकि आपको, आप दिन रात देख रहे हो मैं कितनी बार गिरी हूँ, कितनी बार उठी हूँ, फिर भी मैं पैदल चल रही हूँ। आपको पता है, भ्रष्टखोर नेताओं के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए, पीआईएल केस फाइल करने के बाद केस लड़ने के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई को, मेरी जमा पूंजी को न्योछावर कर दिया। और जब उनसे भी मेरा नहीं हुआ, वकील का खर्चा नहीं उठाया जा रहा था, तो मैंने अपनी जमीन गिरवी पे रख दी, अपनी जायदाद बेच दी। फिर भी मैं इस भ्रष्टखोर नेताओं के अगेंस्ट में मैं लड़ रही थी, केस कर रही थी। जब मैंने देखा कि कुछ समूह, कुछ गुट पैदल यात्रा पर निकले हैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, तो मैंने सोचा मेरी तो लड़ाई है भ्रष्टाचार से, कितने सालों से मैं लड़ रही हूँ,
कोर्ट कचहरी के थ्रू से मैं लड़ रही थी। आज अगर लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने निकले हैं तो मैं क्यों ना साथ चलूं, इसलिए मैं साथ चल रही हूँ। और 2400 किलोमीटर की सफर को पदयात्रा करने के लिए बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, सोचना उतना ही नामुमकिन और मुश्किल लगता है। 2400 किलोमीटर पैदल चलने के लिए सोचने से पहले भी आपको एक लंबी आहें भरनी पड़ेगी, करके लंबा सांस लेना पड़ेगा कि 2400 किलोमीटर कैसे चलेंगे। फिर भी मैंने हिम्मत किया कि मैं चलूंगी, जबकि मैंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार को लड़ने में लगा दिया। मेरे पास तो अभी कुछ बचा भी नहीं है, मेरा जो घर है वो भी गिरवी है, मेरा जो जमीन है वो भी गिरवी पड़ा हुआ है। कल को समय आ जाएगा तो वो लोग पैसे देने वाले लोग, लेनदार वाले आके मेरा घर और जमीन भी छीन लिया जाएगा। मैं सड़क पर आ चुकी हूँ। क्यों आई हूँ सड़क पर? इस भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए। तो अची गांबो, आप जानते हो कि मैं इतने साल से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ रही हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ। अपना सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। उसके बाद जब कोई विकल्प नहीं बचा तो आज मैं पैदल यात्रा करके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आज मैं 2400 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकली हूँ, पद यात्रा कर रही हूँ। सुबह शाम आप मुझे देख रहे हो। तो आज के इस माहौल में, इस स्थिति में आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने कुछ साल पहले के मीटिंग को और अभी के हाल फिलहाल के फोटो को जोड़ के आपने इतना अच्छा एडिटिंग किया कि लोगों के सामने पूरा खाना, तैयार खाना बना के परोस दिया कि बस आओ खाओ। ये क्या होता है? अची बचाओ बचाओ कब किया है तची गांबो तारा? तुमको हम कब किया है अची बचाओ बचाओ बोल के? मेरा मैसेज में एक भी लाइन, एक भी वर्ड तुम लोगों ने देखा या मैंने बोला ही क्या अची बचाओ बचाओ बोल के? जिसको मैंने भैया माना, आज मैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रही हूँ इस मंच से, क्योंकि मैंने भैया माना तुमको, भैया माना, रेस्पेक्ट किया तुमको। मैंने घर में अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया तुमको, अपने हाथों से चाय बनाकर परोसा। और तुम कहते हो एंटी क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल के प्रेसिडेंट। किस चीज का तुम करप्शन का कंट्रोल का प्रेसिडेंट हो? ची गांबो तारा, तुम साले पेमा खंडू के घर में तुम पोटी साफ करके बेच रहे होंगे। अभी तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की, मुझसे बात करने की। जिस बहन ने तुमको दिल से भैया माना, धर्म भैया माना, तुम्हारी इज्जत करी, और आज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? 2400 किलोमीटर पैदल मैं क्यों चली हूँ? क्या मेरे बेटे के लिए? क्या मेरे पति के लिए? ना मैं अपने आप एक अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, एक आभूषण लेने के लिए, ना क्या के लिए? किसके लिए चल रही हूँ? समाज के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे राज्य के लोगों के लिए, मेरे अपने भाई बहनों के लिए, तुम सब के लिए, तची गांबो तारा, तेरे बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए मैं चल रही हूँ, सबके लिए मैं लड़ रही हूँ। तुमने कैसे इतने आसानी से सोशल मीडिया में आके, न्यूज चैनल में आके झूठ बोल दिया कि तोको शीतल ने मुझे लिखा है कि अची बचाओ बचाओ। ये क्या होता है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे अची बचाओ बचाओ। तो तोको शीतल ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वायरल मत करो। यहाँ कहाँ मैंने लिखा है वायरल मत करो? अरुणाचल APN लाइव 24 आपने तची गांबो तारा का जब इंटरव्यू लिया तो आपका ड्यूटी बनता है कि मैंने क्या लिखा उसको। तची गांबो तारा तो प्रिंट आउट करके पकड़ के दिखा रहे थे ना, एक एक कंटेंट को रीड आउट करना चाहिए। जब भी कोई न्यूज़ चैनल किसी भी न्यूज़ आइटम को लेता है तो वो एक एक लाइन को, कंटेंट को रीड आउट करके दिखाता है। जैसे कि लेट कालिको पुल का 60 पेज के ऊपर हमारे देश के माने जाने पत्रकार सुधीर चौधरी जी ने DNA में जब वो प्रोग्राम लिया था, कालिको पुल ने कौन से पेज पे क्या लिखा था वो स्क्रीन पे पूरा रीड आउट करके दिखाया था। तो APN लाइव 24 आपका भी ड्यूटी बनता था कि तो को शीतल ने तची गांबो तारा को क्या मैसेज लिखा वो रीड आउट करके दिखाना चाहिए था। आप लोग वन साइडेड स्टोरी दिखाते हो, ये गलत बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी किसी मुद्दे को आप उठाते हो या कोई भी न्यूज़ मीडिया कोई भी न्यूज़ कवरेज करता है तो काइंडली वन साइडेड स्टोरी मत दिखाइए, बोथ साइड का स्टोरी को दिखाइए, ताकि जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, सब चीज़ें क्लियर हो जाओ। स्पष्ट रूप से आपको सबके सामने रखना चाहिए। आज मैं यहाँ जंतर मंतर से चिल्लाती हूँ, न्यूज़ ऑन इंडिया वाले हमारा लाइव डिबेट लगाते हैं, तो हम लाइव डिबेट किसके साथ करते हैं? उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिनके खिलाफ में हम ये मुहिम लेकर के यहाँ आए। हम छोड़ी चुपके यहाँ वन साइडेड बातें नहीं करते हैं। हम उनके साथ आंख से आंख मिला करके, हम नज़रों से नज़रें मिला करके, हम हिम्मत के साथ उनके साथ हम
मुकाबला करते, डिबेट करते कि ये भ्रष्टाचारी तुमने किया है और इसके अगेंस्ट में हम यहाँ आए हैं, तुम जवाब दो। यही सवाल भी हम उनसे करते हैं। इसीलिए अरुणाचल के जितने भी मेरे भाइयों और बहनों, मेरे परिवार वालों, आप लोगों को बार बार ये सवाल आ रहा था सोशल मीडिया में, बार बार मुझे लोग पूछ रहे थे कि तोको शीतल इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, चुप क्यों हो। तो मैं किसी भी मीडिया के जरिए आकर के अकेले में बोलना नहीं चाह रही थी। मैं इंतजार कर रही थी जिस दिन हमारा धरना प्रदर्शन का परमिशन का डेट आएगा, मैं इस मंच से मैं इस बात को यहाँ से क्लियर करूँ। तो इसीलिए ये जो तेची गांबो तारा है, ये मेरा भैया है। अभी भी मैं शौक में हूँ, मैं शौक में हूँ कि मेरा अपना भैया, मेरा भैया इस तरह से षड्यंत्र कैसे रच सकता है। उनको क्या मिला होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा पेमा खांडू के घर में उसको स्वीपर का नौकरी मिला होगा, वो भी कितने दिनों के लिए। जब तक मैं ये आवाज उतार रही हूँ तब तक उनका स्वीपर का नौकरी फिक्स है। और जब तोको शीतल इस आवाज को छोड़ दिया या फिर ये आवाज हमारा मुहिम खत्म हो गया तो तेची गांबो तारा का नौकरी चला गया। ऐसी नौकरी की क्या जरूरत है। अरे भाई, तुमको मैंने अपना भैया मान करके आज से 4 साल पहले तेची गांबो तारा तुम जहां कहीं भी हो सुनाई मिलो तो को शीतल तुमको एक संगतर एक दाल तुमको गिफ्ट में दे के रखा है। दिल्ली का संगतर, फिनिशिंग संगतर, हम लोग निशी में संगतर बोलता है। संगतर एक दाल तुमको 55,000 हम दे के रखा है। तुम आज तक हमको 50 तो छोड़ दो, 5,000 भी नहीं दिया है। अभी तुम पेमा खांडू से कितना रुपया घूस मिला है, हमको मेरा 55,000 को दे दो। तेची गांबो तारा बेच दो, हमको बेच दो। तुम्हारा घर कहाँ में हमको पता नहीं है। भैया जरूर बोला क्योंकि तुम मेरे पति के मित्र हो, मेरे पति के दोस्त हो, इसीलिए तुमको भैया बोल के मेरा घर में कितना कप लाल चाय पिलाया है, हिसाब करके लाल चाय का भी बिल भेज दो। कितना बार खाना बना के खिलाया उसका भी बिल भेज दो। ऐसा नीच और ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति मैं अपना जिंदगी में कल्पना भी नहीं किया कि मेरे जिंदगी में ऐसे लोगों से भी पाला पड़ेगा बोल के। अरे आप किसी के घर में जाते हो, कोई आपको प्यार से चाय पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, क्या आप अपने बदन में क्या कैमरा का चिप्स लेके घूमते हो क्या? किसी के साथ भी फोटो खींच लिया, सेल्फी खींच लिया और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया और कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं तो को शीतल बोल बोल के थक चुकी हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर है किसी पत्रकार में हिम्मत और दम अरुणाचल के, तो आप लोग जाकर के माननीय गेगोंग अपांग जी से सीधा सवाल क्यों नहीं करते हो? अपांग साहब, इसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपका क्या रोल है बोल के आप लोग अपांग साहब से सीधा पूछ लीजिए ना। क्यों ऐसे मच्छर मक्खियों को आप लोग भाव दे रहे हो? क्यों तेची गांबो जैसे कार्टूनों को आप लोग एंटरटेन कर रहे हो? तेची गांबो का क्या वैल्यू है? अपांग साहब की वर्ड शब्दों की वैल्यू है। उनसे पूछिए जरा, उनसे। वो 23 साल राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। एक वो हम लोग उनको एक लिविंग लेजेंड मानते हैं, पिताजी का दर्जा देते हैं पूरा अरुणाचल। उनसे जाके सवाल कीजिए ना कि अपांग साहब, गेगोंग अपांग साहब, आपने तो को शीतल को राजनीतिक षड्यंत्र रचाकर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम में भेजा है क्या बोल के अपांग साहब से जाके सवाल कीजिएगा। मेरे जितने अरुणाचल के पत्रकार मित्र हैं, मैं आप सबसे बोल रही हूँ, आज के बाद ना तेची गांबो तारा को पूछिएगा, ना तो को शीतल को पूछिए, सिर्फ और सिर्फ अपांग साहब को जाके पूछिए, उनसे क्लियरेंस कर लीजिए। अपांग साहब अपने मुंह से वो क्लियर बताएंगे कि उसने तो को शीतल को भेजा या नहीं भेजा। आप लोग क्यों मेरी लेडी फ्रेंड मयो दोलो को बार बार तंग करते हो? कौन बामंग लड़का है जो मयो दोलो को फोन करके ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है? कौन तच्ची आदमी है, कौन तना आदमी है जो मयो मैडम को बंदरदुआ तक, उसका घर तक पीछा करके पूछ रहा है? वो जो लेडी तेची गांबो ने जिसका फोटो पोस्ट किया मेरे साथ जो बैठी हुई थी, वो मेरी फ्रेंड है, महिला दोस्त है। उनको क्या पता, वो बेचारी मासूम है, उनको राजनीति समझ में नहीं आता है। वो अपने बिजनेस करके, रोजगार करके अपना पेट पालने वाला एक आम जनता है। उसको बार बार परेशान किया जा रहा है, उसको फोन किया जा रहा है, उसके घर तक को ढूंढा जा रहा है कि ये बताओ तो को शीतल आप दोनों अपांग साहब का पास मीटिंग करने गया था ना, आप साइन करके आया है ना, ये क्या था? एएससी को हाईजैक करने का प्रोग्राम था। अरे यार, हद करते हो। उस मासूम औरत को क्यों परेशान किया जा रहा है, उसको क्यों पूछा जा रहा है? राजनेताओं से पूछो ना, राजनीति के बारे में पूछना है तो राजनेता कौन है? अपांग साहब पूछो। मुझसे अरुण भूमि ने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने तरीके से जो सच था वो मैंने जवाब दिया, बताया। मुझसे पूछो तो को शीतल से पूछो, गेगोंग अपांग से पूछिए।
वो मयो लोग से पूछने का क्या जरूरी है? बेचारा वो लोग एक आम जनता है, इनोसेंट पब्लिक है, उनसे पूछ के क्या मिलेगा? या फिर उनको भी खरीदने के लिए कोशिश किया जा रहा होगा क्या? चाहे 1000 करोड़ दे दो उनको, मैं कम से कम किसी और पे तो भरोसा नहीं, कम से कम मेरे फ्रेंड मयो जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमेशा सच ही बोलेगी। 1000 करोड़ लाख करोड़ दे दो फिर भी वो सच ही बोलेगी, वो झूठ कभी नहीं बोलेगी। तो मेरा उन पर भरोसा है, उनके पीछे भाग के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैं लास्ट में आप लोगों से पेमा खांडू जी और आपकी टीम को मेरा फ्री में सजेशन है, मेरा फ्री में सुझाव है, बेकार में इधर उधर एनर्जी खर्च मत कीजिए। बेकार में लोगों को बहलाने की, बरगलाने की, फुसलाने की जो आपकी जो एक मोडस ऑपरेंडी है, इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए और सच का सामना कीजिए। सारे आम जनता, अरुणाचल प्रदेश के 99.9% आम पब्लिक आज सड़क पर क्यों निकले हैं? सड़क पर मैं पूछती हूँ कि इसकी जरूरत कैसे हुई, इसकी नौबत कैसे आए? लोग सड़क पर निकलने के लिए लोग मजबूर क्यों हुए? ये सवाल सरकार आपको खुद आपसे पूछना चाहिए। अब सरकार किसके लिए हो? जनता के लिए सरकार हो कि सिर्फ मीडिया में शक्ल दिखाने के लिए सरकार हो? अगर आप जनता के लिए सरकार हो तो आपकी जनता परेशान है, आपकी जनता रो रही है, बिलख रही है, सड़क पर आ चुकी है, आपकी जनता आपसे न्याय मांग रहे, इंसाफ मांग रहे। तो आप अपने जनता के साथ इंसाफ करने के बजाय, न्याय करने के बजाय आप अपने जनता को दुत्कार रहे हो और उनको चुनौती दे रहे हो। ये बोल रहे हो कि नौटंकीबाज नौटंकी करता है, ड्रामेबाज ड्रामा करता है, और ये कह रहे हो अगर तुम लोगों के पास सबूत है कि हमने भ्रष्टाचार किया है तो तुम लोग कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। जबकि आप लोगों को पता है कोर्ट में पिछले 10-10, 12-12 साल से आपके अगेंस्ट में मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे की तारीख आप आने नहीं देते हो, आप पेंडिंग करके रखते हो जानबूझकर। क्या मैकेनिज्म चलाते होंगे मुझे नहीं पता। मैं कोर्ट की अपमान नहीं कर रही हूँ और कोर्ट के ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो इंसान ही है। जो रजिस्ट्रर वगैरह होते हैं, जो डेट्स फाइनलाइज करते हैं, जो हियरिंग की डेट फिक्सेशन करते हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। और सारी गलतियां इंसान ही करते हैं। तभी भगवान, एक ऊपर वाला एक ही भगवान होता है जो इंसानों की गलतियों को सुधारने के लिए हर 100 साल में एक बार भगवान का अवतार आता है संसार में। तो सारी जो चीजें होती है वो इंसानों की हाथों ही होता है। तो मेरे इस कहने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट पूरा खराब है, हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं है, वो नहीं है। हमें कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट ही हमारे देश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ न्याय मिलता है। तो न्याय की प्रतिक्रिया में आप लोग बाधा बन के बैठे हुए हो ना, काले बादल की तरह मंडराए हुए साथ में बैठे हुए हो। इसीलिए कोर्ट जाओ। आज इस पूरे भारत देश में अगर मेरी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही हो या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंच रहे हो, तो मैं आज इस जंतर मंतर के मंच पर, इस धरना स्थल से खड़े होकर मैं सवाल पूछ रही हूँ। पूरे भारत वर्ष में जितनी राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है जो कहता है कि अपने आम जनता से अगर तुमको कोई दिक्कत परेशानी है मेरे अगेंस्ट में, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में, तो तुम कोर्ट जाओ? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री कहता है? मैं ये सवाल पूछती हूँ। देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर कल कोई बोलेगा तो क्या आज भी आप लोग देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, टीवी चैनल के माध्यम से देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी बहुत सारे लोग लांछन लगाते हैं, मीम्स बनाते हैं कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2300 करोड़ की फ्लाइट में घूमते। क्या क्या लोग नहीं कहते? क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे सूट का दाम पूछने के लिए तुम कोर्ट जाओ बोल के? ये उनका जवाब होता है? नहीं होता है ना। प्रधानमंत्री जी एक सुलझे हुए मैच्योर्ड व्यक्ति है और उनको पता है अपने देश में अपने लोगों को, अपने आवाम को कैसे रखना है। और कोई उल्टा सीधा, घर में 4 बच्चे होते हैं, पांडु महाराज के 5 पांडव थे, 5 पांडव क्या सब एक समान थे? युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, अर्जुन चालाक थे, भीम बलवान था, नकुल एक वो सुलझा हुआ था, सहदेव अच्छा फाइटर था। तो हर एक का
5 पांडव का पांचों बेटों का क्वालिटी अलग अलग था। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के इस भारत देश में लोग विभिन्न राज्यों से विभिन्न लोगों का विभिन्न बुद्धि होता है। हर एक का बुद्धि एक समान नहीं होता है। जब हर एक का बुद्धि एक समान नहीं होता है, कुछ अच्छे बच्चे होते तो कुछ शरारती नटखट बच्चे भी होते हैं, कुछ थोड़ा सा नोकझोंक टाइप वाला बच्चा भी होता है, कुछ थोड़ा सा बदमाश बच्चा भी होता है। कुछ बदमाश बच्चे नरेंद्र मोदी जी का खराब छवि बना करके, उनकी मीम्स बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते, उनका मजाक उड़ाते। तो क्या मोदी जी कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ? मोदी जी कहते हैं? नहीं कहते हैं ना। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश मात्र एक राज्य है जहां की मुख्यमंत्री कहता है आम जनता से, जिस जनता ने उसको निर्वाचित करके उसके कैंडिडेट्स को जिता के उसको मुख्यमंत्री के गद्दी तक पहुंचाया, उस जनता से कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी है तो कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। अरे भाई, ऐसा ये मतलब कैसा कानून है, कैसा नियम है, मुझे समझ में नहीं आता है। अपने जनता से, जनता का सेवक कह रहा है, मुख्य सेवक कह रहा है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। ये होना चाहिए एक मुख्यमंत्री का, ये कर्तव्य होना चाहिए। कोई आम जनता अगर बोले कि माननीय मंत्री जी आप इस विभाग में ये गलत काम कर रहे हो, आप नाइंसाफी कर रहे हो, हम इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएंगे। अगर कोई जनता कहता है तो मंत्री जी का उसका कर्तव्य होता है कि अपनी जनता को समझाना कि जो भी है चलो हम बैठकर बातें करते हैं, आपकी जो परेशानी है हम सुनेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी छोड़ दीजिए। ये उनके तरफ से होना चाहिए था। बजाय इसके उल्टा वो कहता है कि तुम लोग कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। तो क्या कोर्ट में नहीं गए हुए हैं अरुणाचल के पब्लिक? पिछले 12 साल पहले से तो कोर्ट में गए हुए हैं ना। कोर्ट में नतीजा आने में टाइम लगता है, नतीजा अभी तक निकलता नहीं है। तो हमारे पास भारत के संविधान में क्या लिखा है? ये हमारा हक है, अधिकार है एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करने का, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का। तो आज हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं तो फिर कहते हैं कि क्या नौटंकीबाज है, क्या ड्रामेबाज है। मतलब अगर आप कोर्ट जाओ तो कहेंगे कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख आती ही नहीं है। दामिनी मूवी में सनी देओल जी ने बोला था, सनी पाजी ने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम ऐसे उसको हल्के में लेते थे, एक फिल्म की डायलॉग की तरह सुनते थे। और क्या पता आज हमारी खुद की रियल लाइफ में वो डायलॉग कितना सच्चाई बन के सामने खड़ा है। तारीख पे तारीख लगते जाता है, कोई नतीजा नहीं। इंसान खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। कचहरी में जो फाइल जो है परा का परा ही रहता है, धूल मिट्टी जमे हुए रहते हैं। तो इसीलिए किसी को चोरी करने का खुला छूट देके आप रखेंगे तो वो उसकी साहस और ज्यादा बढ़ जाएगी, और तेजी से वो और ज्यादा गपलेबाजी करेगी, और ज्यादा चोरी करेगी। तो हमारे पास विकल्प क्या बचा है? केवल एक ही विकल्प बचा है कि हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करें और अपनी समस्याओं को लेकर के देश के प्रधानमंत्री के पास जाए हम। तो हमने कौन सा गलत रास्ता चुना है? हमने अपने हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से हमने सही रास्ता चुना है। हम देश के प्रधानमंत्री के पास आए हैं, हम अपनी परेशानियों को लेकर के आए हैं। राज्य में जो चल रहा है, जो एक गतिविधि हो रही है, उस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं। और हम आए इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज को अनसुना ना कर दें, वो हमें सुने, वो हमारी समस्याओं को लेकर के वो विचार विमर्श करे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपसे इस मंच के माध्यम से मैं आपसे कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी, आज हमें यहाँ पर पूरा 1 महीना हो गया दिल्ली में जमे हुए, डटे हुए। आज मैं प्रधानमंत्री जी आपसे मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर, रो रो कर कह रही हूँ, अरुणाचल को बचा लीजिए, अरुणाचल राज्य के जनता को बचा लीजिए, अरुणाचल के भोले भाले लोगों को बचा लीजिए। ये कुछ 50-60 चोरों के हाथ में हमारा जीवन, हमारा भविष्य सेफ नहीं है। हमें इनसे बचाइए, इन दानवों से बचाइए जो कह रहे हैं कि हम कुछ भी गलती करें, हमें पूरा खुला छूट है, हमारा अधिकार है गलती करने का। अगर आपको शिकायत है तो आप कोर्ट जाइए। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कोर्ट जाकर के। आप सबको पता है, पूरे भारत देश को पता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील कितने महंगे आते हैं।
हाई कोर्ट के वकील कितने महंगे आते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई महंगी तरीके से होती है, तो वो चार्ज भी महंगे करते हैं। और हम आम जनता है, हमारे पास में उनकी महंगी चार्जों को हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम वकीलों को गलत नहीं कह रहे हैं, हम भी समझते हैं उन्होंने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, रात रात जाकर पढ़ाई की है उस डिग्री को हासिल करने की, तो वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। हम गरीब हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अभी 18 अक्टूबर 2022 को हमारे माननीय मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू जी से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम की मीटिंग हुई थी। वहां पर भी किरण रिजिजू जी ने हमसे मिलते वक्त उन्होंने बड़ी सादर नम्रता से इज्जत के साथ उन्होंने हमारा स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने भी माना, उन्होंने खुद कबूला कि भ्रष्टाचार तो है हमारे राज्य में, करप्शन तो है, सबको पता है करप्शन है। केवल अरुणाचल में नहीं बल्कि भारत देश में फैला हुआ है करप्शन। यहाँ तक कि विदेश में भी, अमेरिका में भी, जापान में भी करप्शन है। करप्शन कहाँ नहीं है, लेकिन इस करप्शन को हम कैसे कंट्रोल करें, यही बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार की। उनकी अपने शब्द थे, उन्होंने हमारे बीच में यही कहा कि करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, करप्शन को कैसे रोकना है, यही सरकार की सबसे बड़ी चैलेंज है। और आप लोग जो 2400 किलोमीटर पदयात्रा करके आए हो करप्शन के अगेंस्ट में, आप लोग अपने आप में एक महान नायक हो। उन्होंने हमारी प्रशंसा में ये शब्द कहे, उन्होंने ये कहा कि करप्शन से लड़ना सिर्फ आपकी सिरदर्दी नहीं है, हमारी भी, सरकार की भी सिरदर्दी है। हम खुद भी चाहते हैं कि करप्शन ना हो, तो हम करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस है। ये बीजेपी का आज भी किरण जी के मुंह से भी यही निकला कि करप्शन के अगेंस्ट वो लोग जीरो टॉलरेंस है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पिताजी परम आदरणीय मोदी जी, आपने इस साल के 2022 के आपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में आपने लाल किला से तिरंगा झंडा लहराते हुए आपने यही कहा था कि बीजेपी सरकार का 2 उद्देश्य है। पहला है जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। दूसरा है परिवारवाद, परिवारवाद, डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो यही तो 2 मुद्दे हैं आज हमारे पास मोदी जी। अरुणाचल में करप्शन हो रहा है, एक नंबर, जोरों शोरों से करप्शन हो रहा है, और दूसरा है परिवारवाद। मुख्यमंत्री जी पहले से कहते हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, पेमा खांडू जी, कि मैं पहले से बिजनेसमैन हूं, मैं राजनीति में आने से पहले से बिजनेसमैन था। तो मुख्यमंत्री जी को, बिजनेसमैन को बिजनेस करके बैठने देना चाहिए था। आप लोगों ने किस लिए मुख्यमंत्री बनाया है? मोदी जी, मेरा आपसे ये सीधा सवाल है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी पार्टी के आप प्रधान मुखिया हो, हमारे देश के प्रधान सेवक हो, आपने एक व्यापारी को, एक बनिया को उठाकर आपने उसको राजनेता क्यों बनाया? क्या बीजेपी को कोई और नहीं दिखा? उसको बनियानी करने दीजिए, उसको बिजनेस करने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए बिजनेस करने के लिए। एक अच्छा साफ छवि वाला नेता ढूंढ करके आप अरुणाचल में मुख्यमंत्री के पद पे बिठाइएगा, जो कि लोगों के हित के लिए काम करें, राज्य के हित के लिए काम करें। वो बिजनेसमैन को बिजनेस करने दीजिए। मोदी जी, मैं आपसे आज इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ, मैं चेयरपर्सन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन तो को शीतल में कह रही हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए, या तो इसको मुख्यमंत्री बनाइए या फिर इसको बिजनेसमैन बनाइए, दोनों में से एक बनाइए, 2 मत बनाइए। आप इसको पावर भी देंगे, कुर्सी भी देंगे, और उस पावर को दुरुपयोग करने के लिए आप इसको बिजनेस का लाइसेंस भी देंगे, तो क्या है ये? जनता, आम जनता कहाँ जिएगा? अरुणाचल का लोकल कॉन्ट्रैक्टर कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब चीफ मिनिस्टर खुद ही कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठेगा? तो बिजनेस लोगों के लिए, बिजनेस ग्रुप लोग कहाँ पे जाकर के बिजनेस करेंगे? तो ये गलत। बस चले तो अगर संविधान इसको इजाजत देता तो मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी का नौकरी भी वही खुद करनाता होगा। देखिए आलम ये है, स्थिति ये है वहां। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को सुनकर के कि मोदी जी, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिस बाल्टी में छेद है वहां पानी नहीं भरूंगा, ये आपने कहा था।
अब हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि बाल्टी पूरा छेद, क्या बाल्टी का पूरा निचला तो पूरा पिछवाड़ा ही गायब है। उस बाल्टी में पानी मत भरिएगा, उस बाल्टी में बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी मत भरिएगा। और दूसरी बात यह है परिवारवाद। ये मुख्यमंत्री जी नाम से मुख्यमंत्री है और सारा बिजनेस ये खुद ऑपरेट करते हैं, लेकिन बिजनेस के आगे लेवल किसका लगता है? उनकी श्रीमती जी का, उनके भाई का, उनके बहुओं का, उनके भाइयों का, चाचाओं का, मामाओं का, मामियों का। हमने दिखाया है पूरा कुल 11-15 कंपनियां हैं। तो अरुणाचल का सारा टेंडर मुख्यमंत्री जी करते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग का मिनिस्टर वो खुद है। और जब टेंडर की प्रक्रिया होती है तो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, धज्जियां उड़ा दी जाती है, पूरी धज्जियां उड़ा दी जाती है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल की। तो इस तरीके से खुलेआम खुला लूट मचा के रखा हुआ है, पूरा एकदम मतलब पूरा खुला लूट है। जब इस मुद्दों पर हमने माननीय किरण रिजिजू जी से चर्चा किया, डिस्कस किया, तो किरण रिजिजू जी ने बोला कि रंगे हाथों पकड़ने के लिए सबूत चाहिए, रंगे हाथों पकड़ने के लिए सबूत चाहिए, तब जाकर के सीबीआई लगेगी। तो मैं किरण जी से पूछती हूँ, वहां तो मैं सुनती रही उस दिन, क्योंकि ज्यादा हम बात नहीं कर पाए, बस वो हमें बात कर रहे थे और थोड़ा उन्होंने हमारा भी सुना। फिर भी मैंने उनको वहां पे बंद कमरे में जवाब देने का मजा नहीं लगता जितना आम जनता के बीच में जवाब देने का मजा आता है। तो मैं किरण जी को जवाब देना चाहती हूँ, माननीय किरण जी, जीजा जी, अगर रेड हैंडेड पकड़ के सबूत के साथ हम यहाँ आपके पास लेके आते तो हम सीबीआई की मांग क्यों करते? हम यही मांगते ना कि हमें सीबीआई इंस्पेक्टर बना दो, क्योंकि हमने तो सीबीआई का काम किया है। धुआं वही निकलती है जहां आग लगती है, बिना आग की कोई धुआं नहीं होती। हम यहाँ बार बार कह रहे, इतने सारे मोटे मोटे गड्डियों पे दस्तावेज दिखाकर ये कह रहे कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी हुई है, तो इसीलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे कि जांच पड़ताल करवाइए, निष्पक्ष जांच पड़ताल करवाइए। तो जांच पड़ताल कौन करेंगे? जांच पड़ताल कौन करेंगे? सीबीआई करे कि हम खुद जांच पड़ताल करके सबूत रंगे हाथों पकड़ के आपको लाके दे? तो सीबीआई की आवश्यकता क्या है अगर हम आपको रंगे हाथों सबूत के साथ सौंपे? तो किरण जी, जीजा जी, मैं आज इस मंच से आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, हमने आपको अपना मेमोरेंडम दिया हुआ है, हमने आपको कई सारे सबूत दिए हुए हैं, मोटे मोटे एक झोला भर के दस्तावेज आपके दफ्तर हमने पहुंचाया है। अब आपका बारी है आपके जनता को ये दिखाने का कि आप कितने पक्के और कितने ईमानदार और कितने सच्चे सिपाही हैं करप्शन के अगेंस्ट में, कितनी लायक मंत्री है हमारे देश के। आप जिस राज्य से निर्वाचित होकर सांसद चुनकर आए हो, उसी राज्य के लोग यहाँ दिल्ली में रो रो कर आपको बता रहे हैं कि राज्य में करप्शन हो रही है। जितने पैसे आप यहाँ संसद में बैठ करके आप यहाँ से स्कीम प्रोजेक्ट्स बनाकर अरुणाचल में आप भेज रहे हो, उस पे घपलेबाजी हो रही है, उस पे चोरी हो रही है। सड़क निर्माण के लिए जितने फंड्स आप भेज रहे हो, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा पूरा खत्म हो रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं और अभी आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस पे निष्पक्ष जांच करवाइए। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप निष्पक्ष जांच करवाइए। तो ये अभी हमको देखना, ये पूरे अरुणाचल के जनता को देखना ये है कि किरण जी कितना खरा उतरते हैं इस अग्नि परीक्षा में। आज अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जनता हमारे इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सब मुझे सुन रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, हमारे आज के इस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन को आप देख रहे होंगे, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, किरण जी ने हमारा बहुत तारीफ किया, हमारा हौसला बुलंद किया और उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी का मंत्री हूँ, बीजेपी पार्टी के मैं मंत्री हूँ और आपके राज्य से मैं एक छोटी सी हमारा ट्राइबल स्टेट से मैं सांसद हूँ। आप लोगों ने मुझे सांसद चुनकर यहाँ भेजा, तो मेरे सांसदीय दल क्षेत्र से आप लोग आए हो, जनता लोग, मैं एक सांसद होने के नाते आप लोगों की जो मदद कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी। अगर किसी को कोई शारीरिक परेशानी है
तो वो मैं मदद करूंगी, किसी को खान पान में कोई परेशानी है तो मैं मदद करूंगी, लेकिन अपने पार्टी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैं आपको समर्थन नहीं कर सकता। ये उनके साफ शब्द थे, ये साफ शब्द थे। उनके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोग अगर कुछ अलग मुद्दे अलग विषय पर आए होते तो मैं जरूर आप लोगों का समर्थन करता, लेकिन यहाँ आप लोग मेरे ही पार्टी के सरकार के मेरे ही मुख्यमंत्री के विरुद्ध आप यहाँ धरना दे रहे हो, तो मैं किरण रिजिजू एक लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर कैसे मैं आप लोगों को समर्थन देने में जंतर मंतर आऊंगा? जरा आप लोग खुद सोचकर मुझे बताइए। ये उनके शब्द थे। तो हमने उनको सुना और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बड़ा स्वादिष्ट चाय से हमारा स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने बोला, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला, एक अच्छी बात ये बोली, अरुणाचल के जनतागण और मेरे जितने भी यहाँ पदयात्री दोस्त और मैं हमारे जितने भी समर्थक माताएं यहाँ आए हैं, आप सब साफ तौर से सुन ले। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि आपने जो मेमोरेंडम मुझे दिया है आप लोगों ने, उस पे मैं काम करूंगा। मैं पहले मेमोरेंडम को पूरी तरीके से मैं पढ़ूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, और जितने दस्तावेज आप लोगों ने मुझे पहुंचाया है सबूत के रूप में, मैं इस पर मैं जरूर स्टडी करूंगा। स्टडी करने के बाद में अगर मुझे लगेगा कि वाकई में करप्शन हुआ है तो मैं इसको अपने पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं इसको रेज करूंगा और करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है इस विषय में मैं बात करूंगा। ये आश्वासन उन्होंने दिया है। बीइंग ए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, किरण जी ने ये आश्वासन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये प्रक्रिया बताई कि हमने कहा उनसे, आप सीबीआई भेज दीजिए, ईडी भेज दीजिए स्टेट में। हम आपसे मांग क्या रहे हैं? हम आपके घर में आके एक टाइम का डिनर नहीं मांग रहे हैं, हम आपके घर में आके एक टाइम का ब्रेकफास्ट नहीं मांग रहे हैं। हम केवल और केवल मांग रहे हैं कि स्टेट में सीबीआई भेज दीजिए, ईडी भेज दीजिए। तो उन्होंने इस बात पे हमें ये जवाब दिया, सीबीआई और ईडी ऐसे नहीं चले जाते हैं, उनको भेजने का दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है कोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है। अगर कोई मुकदमा कोर्ट में दायर होता है तो उस मुकदमे में अगर दम है तो ही जज साहब फैसला करते कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, तो कोर्ट अपने तरीके से सीबीआई या ईडी को भेजता है। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्रक्रिया है, सरकार को लगे कि वाकई में यहाँ पे जांच पड़ताल होना चाहिए, छानबीन होना चाहिए, तो भारत सरकार सीबीआई ईडी भेजते हैं। ये दो प्रक्रिया उन्होंने बताया। तो इसीलिए हालांकि हम पहले से जानते थे ये प्रक्रिया, उनके बताने से पहले से ही हम जानते थे कि दो ही सूरत में सीबीआई ईडी आते हैं। इसीलिए हमने भारत सरकार के पास पहुंच करके भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार में सीबीआई भेजने के लिए, ईडी भेजने के लिए मांग करेंगे बोलकर इस बात को पूरे होशो हवास में हमारे दिमाग में, दिल में बिठाए हुए, इसीलिए हम 2400 किलोमीटर पद यात्रा करके आए हैं। हमारा पद यात्रा करने का तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार आप सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए अरुणाचल राज्य में, इसीलिए हम पदयात्रा करके आए हैं। तो किरण जी को भी पता होना चाहिए और मोदी जी को भी पता होना चाहिए, मोटा भाई अमित शाह जी आपको भी पता होना चाहिए 2400 किलोमीटर पैदल मार्च करने का मतलब क्या है कि कोर्ट जाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है हमारे पास, लाखों रुपए नहीं है। इसीलिए हम गरीब जनता अपनी गरीबी में जो साधन हमारे पास है, केवल और केवल ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें दो पैर दो हाथ दिए, तो हम अपनी पैरों से पैदल चलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं आपके पास। आप सीबीआई और ईडी भेजिए हमारे राज्य में। क्यों नहीं भेज सकते सीबीआई आप, क्यों नहीं भेज सकते ईडी आप हमारे राज्य में, जबकि पड़ोस के कई राज्यों में सीबीआई को भेजा जाता है, कई राज्यों में ईडी को भेजा जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की अरुणाचल में सीबीआई नहीं भेज सकते हैं, अरुणाचल में ईडी नहीं भेज सकते हैं? क्यों, आखिर क्यों? ये सवाल करना चाहिए इस पूरे देश के जनता को। जिन जिन राज्यों में अभी तक सीबीआई पहुंचा है, ईडी पहुंचा है,
आप सब भी ये सवाल कीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी से। आप दिल्ली में सीबीआई भेज सकते हो, आप वेस्ट बंगाल में सीबीआई भेज सकते हो, आप अरुणाचल में क्यों नहीं भेज सकते सीबीआई? क्यों नहीं भेज सकते ईडी? आप महाराष्ट्र में सीबीआई भेज सकते हो, ईडी भेज सकते हो, तो अरुणाचल में क्यों नहीं? ये सवाल है हमारा, क्यों नहीं? और हम तब तक यहां से नहीं हिलेंगे जब तक हमें प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं मिलता। आज के जितने भी मीडिया पत्रकार दोस्त आप सब हमारे बीच में आए हैं, आप सब से मैं अनुरोध करती हूं, मेरी आवाज को, मेरी दहाड़ को, मेरी पुकार को नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइएगा, उनसे मेरी सवाल को उन तक पहुंचाइएगा। क्यों नहीं भेज सकते सीबीआई? आखिर क्यों नहीं? हमें लिखित रूप में जवाब दे कि हम इस वजह से अरुणाचल में सीबीआई नहीं भेजेंगे। आपके जवाब लिए बगैर हम यहां से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जाने वाले नहीं है। ये तो बहुत कम संख्या में लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, अभी तो शुरुआत है, ये आगाज है। आप इस गलत फहमी में मत रहिए पेमा भाई कि ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे, अरुणाचल वापस चले आएंगे। हम थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, बल्कि हर दिन, हर रात, हर सुबह हमें एक नई ऊर्जा मिलती है कि आज भी जवाब नहीं आया तो फिर हम और जोर से पूछेंगे, और जोर से डट कर खड़े रहेंगे, और जोर से मुकाबला करेंगे, और जोर से दहाड़ेंगे कि क्यों नहीं है सीबीआई, क्यों नहीं है ईडी हमारे पास। हमें चाहिए सीबीआई। अरे जो लोग कहते हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, किया ही नहीं, लोग टीवी पे आके चिल्ला रहे, हमने देखा है। मनीष सिसोदिया जी आके चीख रहे, चिल्ला रहे कि हमने कोई करप्शन नहीं किया। आपने उनको 9-9 घंटे सीबीआई के ऑफिस में बिठा के रखा, आपने उनसे पूछताछ किया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जनता के साथ, पूरी तरह से जनता के साथ ईमानदारी से सरकार चला रहे, फिर भी आप कहते हो कि नहीं तुम बेईमान हो। और अगर आप कह रहे हो तो हम मानते हैं, समर्थन देते, चलो उन्होंने बेईमानी की होगी तो आपने सीबीआई भी भेजा और जांच पड़ताल करे। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ लागू कीजिए, हम यही कह रहे हैं। हम आम जनता कह रहे हैं कि अरुणाचल में सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। अगर सीबीआई अरुणाचल में आने के बाद, सीबीआई के जांच पड़ताल के बाद अगर कोई नतीजा नहीं निकला, सब चीजें क्लियर पाई गई, तो मैं छाती तोड़ कर कह रही हूं, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मुझे पूरे भारत के सामने लाइव चलाइएगा मेरे फांसी को, और मुझे फांसी पर लटका दीजिए कि तुम एक गलत महिला हो, तुमने गलत आरोप लगाया है, राज्य को बदनाम किया है, बीजेपी पार्टी के सरकार को बदनाम किया कि मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मैं उठ तक नहीं करूंगी। मैं खुला चैलेंज कर रही हूं, एक बार हिम्मत दिखाइए, एक बार हिम्मत दिखाकर सीबीआई और ईडी भेजिए, और जरूर आपको भेजना ही पड़ेगा। हम चाहेंगे जरूर, हमारी अंदर सांसें जब तक चल रही है, आपको सीबीआई और ईडी भेजना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा। हम ऐसे आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कल को आप हमें तिहाड़ जेल में डाल दीजिए, आप हमें यरवदा जेल में डाल दीजिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड काला पानी भेज दीजिए। अगर आप सीबीआई नहीं भेजना चाहते तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, हमें गोली मारकर हमारी हत्या कर दी जाए ताकि हमारी आवाज बंद हो जाए। मुझ एक शीतल को गोली मारकर हत्या कर दीजिए, आपको 15 लाख में से 7 लाख 8 लाख शीतल मिलेंगे अरुणाचल में। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मैं अकेली बोलती रहूंगी तो दिन खत्म हो जाएगा। हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, समर्थक आए हुए हैं अरुणाचल से, और मेरी बातें यहाँ खत्म नहीं होने वाली। मैं पूरा महीना, पूरा साल चीखती चिल्लाती रहूंगी, और जब तक सीबीआई और ईडी हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक हम चिल्लाते रहेंगे, चर्चा